अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा जो बैच नंबर है वो 12th है और उसकी जो आज क्लास है क्लास नंबर 10 है। 10वीं हमारी क्लास है, 12वां बैच है। हमारी जो अभी क्लासेस बची हैं, एक क्लास तो ये आज हो रही है 29 में, एक इंशाल्लाह ये 5 जनवरी में होगी, और 5 जनवरी के बाद आखिरी क्लास जो होगी वो 12 जनवरी में होगी। 19 तारीख में 19 तारीख में आप लोगों का टेस्ट होना है। 5 जनवरी की क्लास बाकी है, एक 12 की बाकी है, और आपका जो टेस्ट होना है वो टेस्ट है 19 जनवरी में। आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है 19 जनवरी 2024। टेस्ट का जो पेपर है वो आपके इसी ग्रुप में दे दिया जाएगा। सबका जो टेस्ट है वो कॉमन होगा, लेकिन आप आंसर्स जो भेजेंगे वो आंसर्स मुझे इंडिविजुअली भेजेंगे। आपने फुल आंसर नहीं लिखना है। हमें ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चंस आपको देंगे, सॉल्यूशन आप अपना पूरा अपने होमवर्क पे करें रफ कॉपी के ऊपर। कौन सा उसका आंसर ठीक है वो आंसर, यानी ए का बी है, सी का डी है, ये आपने लिख कर भेजना होगा। तो इंशाल्लाह 19 तारीख में आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, और उसको सबमिट भी आपने उसी दिन करना होगा। 9:35 के ऊपर हम आपको 19 तारीख में टेस्ट पेपर दे देंगे, और इसको करने के लिए 2 घंटे का हम आपको टाइमिंग देंगे, 2 आवर्स का। 2 घंटे के अंदर आपने पेपर सॉल्व करके उसी दिन जमा करना होगा। आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वो मैंने डिस्प्ले कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ऑफ मुनास्खा। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी नईम साहब ने भी वॉइस रिकॉर्डिंग में डाला था। और मुनास्खे का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ना किया गया वो प्रॉपर्टी का, तो अब फिर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो बेसिकली है तो कुछ नई चीज़ नहीं, वही पुरानी है जो हमने डिस्कशन किया है और जो अभी तक पढ़ा है, बट मल्टीपल टाइम्स उसका कैलकुलेशन किया जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि जो डेथ यहाँ पर हो रही है, सलीमा की डेथ 1 है। फर्स्ट डेथ हो रही है सलीमा की। फर्स्ट डेथ सलीमा की हो रही है। उसने अपने पीछे, जब सलीमा की डेथ होती है, तो जो फर्स्ट यहाँ पे डेथ है, फर्स्ट डेथ में इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप में से कोई बताएगा कि वारिसीन कौन कौन बचा हुआ है। सलीमा की जब डेथ हुई, ने किस किस को छोड़ा है। हस्बैंड जी, हस्बैंड हस्बैंड, डॉटर और मदर। हस्बैंड को छोड़ा है, डॉटर को छोड़ा है, मदर को। और मदर को छोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो पिछले सिनारियो के अंदर ये डिस्कशन नहीं था, यहाँ पर हमें साथ में ब्रैकेट में उनके नाम भी लिखने होंगे सॉल्यूशन में। क्योंकि कभी जो माँ बनती है, कभी वो किसी की नानी बन जाएगी, कभी वो कहीं जाके किसी की दादी बन जाएगी, कहीं जो फादर बनता था वो कहीं दादा बन जाएगा। तो इसलिए हमने ब्रैकेट में जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसके नाम भी लिखेंगे। तो पहले केस में केवल इतने लोग आए आते हैं।
फिर ये कहा गया दूसरे केस के अंदर कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था, और फिर उसके कुछ पीरियड के बाद जो है, जो करीमा थी उसकी भी डेथ हो गई। करीमा की जब डेथ हुई है, डेथ नंबर 2 जब हुई है, सेकंड डेथ जब हुई है, तो सेकंड डेथ में उसने अपने पीछे किस किस को छोड़ा है? अपने दो बेटों को, खालिद और हामिद, और एक बेटी स्वालिहा। कुछ और कुछ नहीं छोड़ा इसने पीछे? फादर है मुनीर और ग्रैंडमदर अजीमा। फादर मुनीर, ग्रैंडमदर इज अजीमा। फादर भी छोड़े हैं। जी। फादर फादर का नाम क्या है? मदर भी। मुनीर। मुनीर फादर का मुनीर नाम मुनीर है। और किसको छोड़ा है? मदर अजीमा। ग्रैंडमदर। मदर अजीमा। ये मदर क्या बन जाएंगी इसकी, करीमा की? ग्रैंडमदर। ग्रैंड मदर में कौन सी ग्रैंड मदर, पीजीएम और एमजीएम? मैटरनल, एमजीएम। एमजीएम। तो ये चीज़ हमें याद रखना है सारा। तो जब जी। तक ये रिलेशन याद नहीं होंगे मुश्किल होगा। तो यहाँ पर पहली लिस्ट में चूंकि हमने लिखा कि यहाँ पे 2 डेथ हुई हैं, 2 डेथ हमारे पास हुई हैं। किसी का पीछे से आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, माइक्रोफोन आ। सर शा- शाहनवाज खान साहब, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, माइक्रोफोन को बंद कर लें। सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस समझ में नहीं आई, तो मैं पूछना चाह रहा था भाई, एक स्टेप। क्लास के बाद में पूछें जो ये पूछना है, ठीक है? आपने शायद पहली बार ज्वाइन किया है क्या आज? तो यहाँ पर जो डेथ हुआ है वो 2 लोगों का डेथ है, यानी 2 बार हमें क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा। तो पहले केस में, अब यहाँ पर पहले फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट केस में किसका डेथ हुआ है? सलीमा का डेथ हुआ है। सलीमा कौन है? वाइफ ऑफ किसकी है? मुनीर की है। और सलीमा की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो वो होल एस्टेट की, यानी जो भी है पूरे माल की, वो खुद मालिक है। मरने के बाद इसका पूरा एस्टेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के बीच में। तो यहाँ पर इसने अपने पीछे जो छोड़ा है, हस्बैंड को छोड़ा है जिनका नाम मुनीर है। हस्बैंड हमेशा जेडएफ हैं, जबिल फरोज हैं। अपनी बेटी को छोड़ा है, करीमा को, जो कि जेडएफ है अगर अकेली है तो यहाँ पर उन्होंने तीसरा जो छोड़ा है वारिस, वो मदर को छोड़ा है जिनका नाम अजीमा है, ये भी जेडएफ हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जेडएफ हैं। हस्बैंड का हिस्सा 1/4 हो गया चूंकि औलाद में डॉटर मौजूद है, और अजीमा का हिस्सा 1/6 हो गया चूंकि औलाद मौजूद है। यहाँ पे पहले वाले लिस्ट में कोई भी असबा नहीं है। तो टोटल शेयर ऑफ जेडएफ अगर हम देखते हैं, तो हस्बैंड, डॉटर और मदर के शेयर रखने के बाद ये 11 ऑब्लिक कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई? ऑल की कंडीशन बन रही है या रद्द की कंडीशन बन रही है? रथ की। रद्द की कंडीशन बन रही है। तो जितना हमने पढ़ा है सारा यूटिलाइजेशन होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या बन गई? रद्द की कंडीशन बन गई। अब जब रद्द की कंडीशन बन गई, तो यहाँ पर कौन मौजूद है? हस्बैंड मौजूद है। जो रिटर्न है, जो बचा हुआ माल है, यानी 1/12, वो जो है हस्बैंड को नहीं जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी सबसे पहले हम किसको दे देंगे? सबसे पहले हम हस्बैंड को दे देंगे, यानी मुनीर को 1/4। और अब जो आर बचा रेसिड्यू, वो किसके लिए बचता है? बेटी करीमा के लिए और मदर अजीमा के लिए। तो 1/4 देने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो 3/4 बचता है। अब 3/4 में केवल बेटी को जाना है और मदर को जाना है। तो अब इनको किस निस्बत से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके लिए स्कॉलर सेज कि भाई इन दोनों की निस्बतें निकाल लें। तो बेटी का 1/2 है और मदर का 1/6 है। इनका जब हमने वो निस्बत निकाला तो 3:1 आया। यानी 3/4 के कि क्या किए जाएंगे? टोटल 4 डिवीजन किए जाएंगे, और 4 में से
3 हिस्से किसको जाएंगे, डॉटर को जाएंगे, और एक हिस्सा किसको जाएगा, मदर अजीमा को चला जाएगा। तो यहाँ पे शेयर ऑफ दी जब डॉटर निकाला जाएगा करीमा का, तो आर हो गया जो कि बचा हुआ माले रेसिड्यू, जो रेशियो ऑफ डॉटर है करीमा, वो यहाँ पर 3 आ गया, चूंकि उसका जो रेशियो बन रहा है वो 3 बन रहा है, और दोनों का जो एडिशन है रेशियो का, करीमा का और अजीमा का, वो 4 आ रहा है। तो इसको जो हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये 9/16 चला जाएगा किसको, डॉटर को। इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा मदर अजीमा का शेयर। तो 3/4 में जो था वो जो वैल्यू थी उसके 4 डिवीज़न किए जाएंगे, और एक जो शेयर है, एक जो डिवीज़न है वो मदर अजीमा को दिया जाएगा, यानी सिंपलीफाई करने के बाद ये 3/16 हो गया। तो फर्स्ट डेथ की जो समरी बनकर आई वो क्या हुआ, ये समरी बनकर आई, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द सलीमा की डेथ के बाद जो कि वाइफ है किसकी, मुनीर की, इंडिविजुअल जो शेयर होगा हर एक का, वो मुनीर का यानी हस्बैंड को तो 1/4 मिल जाएगा, और जो डॉटर है करीमा उसको 9/16 मिल रहा है, और जो मदर है उसको 3/16 मिल रहा है। अब सेकंड डेथ होती है, तो जब सेकंड डेथ होती है तो अभी हमने इसका फाइनल नहीं किया, क्योंकि फाइनल जब होगा जब सबकी डेथ हो जाएगी, सबके हिस्से निकल आएंगे। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था और दूसरी भी डेथ हो गई। तो अब जो सेकंड डेथ हुई वो किसकी हुई, करीमा की। करीमा कौन है, ये डॉटर है किसकी, सलीमा की। ये कितने की मालिक है, ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू को अब यहाँ पर ले आएंगे। तो अब ये इस इतने वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको ये कहाँ से मिला है ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि इसको मिला है कहाँ से, सलीमा की प्रॉपर्टी से, स्टेट से मिला है जो भी थी। इसने अपने पीछे जो छोड़ा है करीमा ने, वो ये गलत लिख गया है, क्योंकि फादर को जाना है, ये इसके फादर बनेंगे, मुनीर इसके फादर बन जाएंगे। जो अजीमा थी जो कि उसकी सलीमा की मदर होती थी, वो इसकी क्या बन जाएंगी, एमजीएम यानी मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी नानी बन जाएंगी। और नानी हमेशा जो है जेडएफ होती है, और नानी का जो हिस्सा है वो कि कुरान करीम में स्पेसिफिक पाई नहीं है नेम से, वो हदीस मुबारक के अंदर मौजूद है, जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। दादी एक हो उसका भी हिस्सा 1/6, नानी एक हो उसका भी एक हिस्सा 1/6, अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें तो 1/12 में शरीक, 1/6 में दोनों शरीक हो जाती हैं, दोनों का 1/12 1/12 हो जाता है। चूंकि यहाँ पे नानी अकेली है, इसका इसका 1/6 हो गया। अब जो फादर है यहाँ पर आपके पास ये जेडएफ बना है, ये आपके पास असबा नहीं बना, चूंकि जो ये करीमा है इसके 2 बेटे खालिद और हामिद की वजह से ये असबा नहीं बना। अगर ये केवल डॉटर होती स्वालेहा तो फिर ये जेडएफ भी बन जाता और असबा भी, नफसी भी बन जाता। तो 1/6 वालिद को देने के बाद और 1/6 नानी को देने के बाद ये आपके पास रेसिडियो इनको चला जाएगा। अगर यहाँ पर ये पीजीएम होती, अगर यहाँ पे ये पीजीएम होती, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लीजिए, तो क्या इसको हिस्सा जाता वालिद की मौजूदगी में, नहीं जाता। नहीं जाता। ठीक है, ये रूल हमें सारे याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जो जेडएफ हो गया वो वालिद साहब का 1/6 और नानी का 1/6, यानी 1/3 ये चला गया। यानी रेसिड्यू जो अब बचेगा वो 2/3 बचेगा। वो किसके लिए बचेगा, वो शेयर बचेगा किसके लिए, सन खालिद के लिए और हामिद के लिए और डॉटर स्वालिया के लिए, यानी 2/3 ये बच रहा। अब 2/3 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से हर एक सन का जो रेशियो है वो 2 है, और बेटी का यानी स्वालिया का रेशियो कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पे इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब 5 जब एडिशन ऑफ रेशियो हो गया तो शेयर ऑफ सन खालिद हमें निकालना है। 2/3 जो इसको ये शेयर मिला है आपके पास रेसिड्यू, उस रेसिड्यू में से खालिद को कितना मिलेगा, खालिद का जो रेशियो है वो आपके पास 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 5 है। तो इसको जब हमने सिंपलीफाई किया तो ये 4/15 हो गया।
तो सिमिलरली 4/15 जो खालिद का हुआ है वही आपके पास हामिद का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हामिद का भी 4/15 ही हो गया। और सवालिया की अगर बात करते हैं तो चूंकि उसका जो रेशियो है 1 है, एडिशन ऑफ रेशियो 5 ही है, तो ये 2/15 हो गया। अब यहां तक जब आपने निकाल लिया तो अभी उसका तो कोई डिस्कशन नहीं आया। किसका डिस्कशन नहीं आया? 19 ऑब्लिक इसका डिस्कशन नहीं आया। अब इसमें से हर एक को कितना जाएगा? तो इसमें से हर एक को कितना जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी जब कभी सेकंड डेथ होगी तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। शेयर ऑफ इनहेरिटर्स फ्रॉम करीमा शेयर, यानी करीमा का जो शेयर था 9/16 था, इसमें से उसके फादर मुनीर को कितना जाएगा? तो मुनीर को 9/6 का 1/6 जाएगा, 1/6 ऑफ करीमा शेयर। तो यहाँ पे ये 9/6 हमने यहाँ रख दिया। इसका 1/6 कौन लेकर जा रहा है? उसके वालिद साहब यानी मुनीर लेके जा रहे हैं। तो इसको आपने यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, 3 से कट कर दिया इसको, ये आपके पास 2 आ गया, दैट्स वाई ये नीचे आ गया 2, और ये आ गया आपके पास 3। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 3/32, 3/32 आ गया। इसी तरीके से ही आपने नानी के शेयर को कैलकुलेट किया। 1/6 में से ही 1/6 ऑफ 9/16, इसको भी 3/32 मिल गया। अब हामिद का और खालिद का शेयर निकाला जाएगा। तो हामिद को जो जाना है और खालिद को जो जाना है वो 4/15 शेयर मिलना है। किसके शेयर में से? करीमास के शेयर में से। और करीमा का जो शेयर है वो 9/16 है। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया, ये 3 से 3 3 जा और 3 5 जा, तो ये 5 आ गया, और ये आपके पास 3 आ गया, और इस 4 से आपने इसको 16 को कट कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3/, ये 20 आ गया। इसी तरीके से हामिद का भी 3/20 आ गया। अब यहाँ पे जो डॉटर है सालेहा, उसको 2/15 जाना है। किसका? करीमा शेयर का। तो ये 9/16 फिर रख लिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया, ये 2 से 16 को काटा, ये 8 आ गया, और 3 3 जा ये 3 आ गया, और 3 5 जा ये आपके पास 15 आ गया आपके पास। ये 3/40 इसका शेयर कैलकुलेट होकर आ गया। तो जो सेकंड जो कैलकुलेशन समरी है उसमें फिर हम ये मेंशन करेंगे कि अब जो सेकंड डेथ हुई है आफ्टर द डेथ ऑफ दी, ये सलीमा शायद गलत लिख गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हम्म सलीमा की जगह क्या होना चाहिए? करीमा करीमा। करीमा। करीमा होना चाहिए। तो यहाँ पे करीमा होना चाहिए इसकी जगह पे। डॉटर ऑफ मुनीर है, इंडिविजुअल शेयर जो हो गया, फादर को इतना जा रहा है ये कैलकुलेट किया, मदर को नानी को इतना जा रहा है, ये सन का हो गया दोनों का, और ये आपके पास डॉटर स्वालिया का हो गया। अब इसके बाद कुछ लोगों को 2 बार शेयर मिल रहा है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, किसको 1 बार मिल रहा है, किसको 2 बार मिल रहा है, किसको 3 बार मिल रहा है। तो यहाँ पे मुनीर को 1/4 मिला, चूंकि वो हस्बैंड था किसका? सलीमा का। तो 1/4 तो इसको यहाँ से मिल गया। अब उसको अपनी बेटी करीमा से भी मिला 3/32। तो इन दोनों शेयर को जोड़िए यहाँ पे आके। तो दोनों शेयर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे कि जो शेयर रिसीव्ड हुआ है सलीमा से 1/4 है, और जो रिसीव हुआ है करीमा से वो 3/32 है। इसका एलसीएम 32 ही आ जाएगा, 4 8 जा, और ये चूंकि नीचे ये कॉमन है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। यानी जो मुनीर का जो कुल शेयर हो गया वो 11/32 हो गया। क्या किसी और को भी 2 बार मिला है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अजीमा है उसको भी 2 बार मिला है। अजीमा को 3/16 मिला है एक बार। 3/16 मिला है वो मिला है अपनी डॉटर से, सलीमा से। और सलीमा कौन थी? ये मुनीर की वाइफ हुआ करती थी। तो यहाँ से इसको 3/16 मिल गया। और
अब अजीमा जो है नानी भी बन रही है जब करीमा की डेथ हो रही है, तो ये मैटरनल ग्रैंड डॉटर से इसको मिल रहा है, यानी करीमा से कितना 3/32 मिल रहा है। तो इन दोनों को फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 3/16 जो आपके पास यहाँ से मिला सलीमा से और करीमा से 3/32, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 9/32 आ गया। अब इसके बाद जो टोटल शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि परसेंट लोग हैं। उसको तो हमने वर्चुअली उन लोगों को लाइव कर लिया था कैलकुलेशन के लिए। तो मुनीर जिंदा है, उनका शेयर इतना है, अजीमा का जो शेयर है वो इतना है, खालिद जो कि करीमा की औलाद थी, यानी 9/16 शेयर था, उसमें से खालिद को 3/20 जा रहा है, सिंगल टाइम्स मिल रहा है, हामिद को भी सिंगल टाइम्स मिल रहा है और स्वालिया को भी सिंगल टाइम्स मिल रहा है। इन सब का जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम का तरीका आपको बता दिया गया है, अदरवाइज एलसीएम कैलकुलेटर पे जाकर देखा जा सकता है। ये 160 आएगा। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे मुनीर को 160 डिवीजन में से 160 डिवीजन में से कितने शेयर मिल रहे हैं 55, इसको अजीमा को 45, खालिद को 24, हामिद को 24 और स्वालिया को 12 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन लिख दिया गया इसका कि यहाँ पर 160 डिवीज़न टोटल किए जाएंगे और 160 डिवीज़न में से जो हिस्से दिए जा रहे हैं वो 55 जो है मुनीर को दिए जा रहे हैं, 45 अजीमा को। और यहाँ पे हम नानी मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि कभी ये नानी है, और इसी तरीके से मुनीर को फादर मेंशन नहीं करेंगे, कभी वो हस्बैंड भी है, तो यहाँ पे फाइनल में केवल नाम ही लिखेंगे। और ये खालिद को 24 चले गए, हामिद को 24 और इसको ही चले गए। अगर इसको परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई 11 बटे जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उसका जो फाइनल शेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है 11 ऑब्लिक, यहाँ पे ये कैलकुलेटर पे आ गए साइंटिफिक पे, और ये 11/32 ये आ गया 34 पॉइंट। इसका जो शेयर बन रहा है वो 34.37, 34.37 आपके पास इसका शेयर बन रहा है। और दूसरा जो है वो है 9/32, इसको शेयर जा रहा है 28.13 कर सकते हो, तो यहाँ पे 18 कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी 5 था। और अगला जो शेयर है वो 3/20 है, तो 3/20 अगर हम करते हैं तो ये 15% यानी 15% आपके पास शेयर इसको जा रहा है। इसी तरीके से 15% आपके पास इसको भी जाएगा। और जो स्वालिया है उसको कितना जा रहा है 3/40 आपके पास जा रहा है। तो यहाँ पर ही वो कितना हो गया 7.5% हो गया, 7.5% हो गया। तो ये कुल मिला के मेरे ख्याल से सारा हो जाना चाहिए 34.38, और दूसरा जो शेयर है 28.13 है। तीसरा जो शेयर है वो 15% है, फिर अगला वाला भी 15% है, लास्ट वाला जो है 7 आपके पास ये 5% है। तो ये 100% इस तरीके से हो गया। तो चाहे परसेंटेज में निकाल दें लास्ट में या वैसे निकाल दें, बहरहाल यहाँ तक प्रोसीजर आपने करना है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। जो होमवर्क के लिए आपको सवाल दिया जा रहा है वो आप के लिए ये है, यहाँ से इसमें कितने लोगों की डेथ हुई है, इसमें भी 2 ही लोगों की डेथ हुई है, तो फिर आगे चलते हैं जिसमें 3-4 लोगों की डेथ हुई हो। इसमें कितनी डेथ है, इसमें 3 डेथ है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 डेथ है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने इसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया। और आप लोगों का जो व्हाट्सअप है उस व्हाट्सअप में
मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। अगले जो वीक में यानी 5 जनवरी में इंशाल्लाह जो डिस्कशन होगा, एक टॉपिक है जिसका नाम है तखारुज। अपनी मर्जी से अपने हिस्से को छोड़ देना बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। उसकी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, जिसका डिस्कशन अगले हफ्ते किया जाएगा, वो 5 तारीख में करेंगे इंशाल्लाह। 5 जनवरी में होगा उसके बारे में डिस्कशन। और 12 जो जनवरी है उसके अंदर कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, यानी शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं टेबल्स फॉर्म में। और रद में और जो ऑल है उसके अंदर कितना डिक्रीज होता है, हर एक शेयर का की वैल्यूज़ कितनी डिक्रीज हो जाती हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। तो उसके कुछ फार्मूले हैं जिसके थ्रू हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ऑल में अगर घट रहा है सबका शेयर तो इक्वल पोर्शन में घट रहा है, और रद में अगर बढ़ रहा है तो सबका इक्वल प्रोपोर्शन में ही बढ़ रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। दूसरी बात ये करनी थी कि ये जो किताब है हमारी ये रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद ये प्रिंट में चली जाएगी, 15 डेज के बाद। ये किताब का लुक है, दुआओं की दरख्वास्त है। पीडीएफ इंशाल्लाह तभी आपको भेजी जाएगी जब ये किताब जो है प्रिंट होकर प्रिंट में चली जाएगी, रेडी हो जाएगी, तो आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अभी फाइनल टच के लिए भेज दिया गया है। लास्ट में जिन लोगों के रिमार्क्स या व्यूज़ चाहिए थे उन हजरात के हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है लास्ट में आईआईआरसी के मोबाइल नंबर और वेबसाइट डाल दी गई है, फ्री क्लास के औकात डाल दिए गए हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो वही पूछ सकता है। कोई साहब सवाल पूछना चाह रहे थे, मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था। क्या हुआ, चले गए? ये किताब जो आने वाली है कितने पेजेस की है? ये किताब केवल 16 पन्नों की है, यानी बाकी कवर जोड़कर 18 पन्ने हो जाएगा। प्रिंटिंग जो कॉस्ट इसकी आ रही है, 1000 किताब छपवाने में 10 रुपये आ रही है। तो जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस किताब की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेरा पेटीएम नंबर हाजिर है, उस पर आप भेज सकते हैं। या पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप सेल्फली उसको प्रिंट करा के आगे भेज सकते, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इलाके के अंदर। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस तब होती है जब मल्टीपल बुक्स प्रिंट करवाई जाए। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं किताब को प्रिंट करा के आपको पोस्ट करने के लिए जाऊं, क्योंकि आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास वक्त की कमी है, तंगी है। तो मैं पीडीएफ तो आपको भेज सकता हूं। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं, आप किसी को भेज के मेरे एड्रेस पे जो ये लिखा हुआ है यहाँ से मंगा सकते हैं। तो ठीक है कि आपने प्रिंट कॉस्ट भेज दिया और अपनी किताबों को मंगा लिया अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको वो लिंक वो भेज दूंगा, पेटीएम के लिए रिक्वेस्ट भेज दूंगा जब ये प्रिंट में जाएगी। तो अभी वक्त है थोड़ा सा और जाने के लिए। तो दो चूँकि नए बैचेस हमारे होते रहते हैं कंटिन्यू, आपको मालूम है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 किताबों का, 150 किताबों का हर एक जगह होता रहता है। जब कभी भी कोई सेमिनार होता है या प्रोग्राम्स होते हैं तो हर तकरीबन 3-4 महीने में इन किताबों के डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिविजुअली मेरे लिए अब मुश्किल है कि मैं इसको हैंडल कर सकूं। तो आगे कंट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। और कितना आप करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस, अब कोई बेंगलोर में है, कोई दुबई में है, प्रिंटिंग प्रेस हर एक जगह पे मौजूद है। तो वहाँ पे मल्टीपल किताबों को परमिशन है, आप इसी ही फॉर्म में, इसी शक्ल में आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक किताब तो ये प्रिंटिंग में जानी है। अब ये दूसरा जो किताब है मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, चूंकि वो एक बेसिक मास्टर बुक है। नंबर ऑफ उसके लिए किसके कितने शेयर हैं, उन्हीं शेयर्स का तज़किरा इसके अंदर किया कर दिया गया है।
तो ये एक आसानी सारी की सारी हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे अब रेफरेंसेस भी डाल दिए गए हैं कि किसके रेफरेंसेस कहाँ पर हैं और कहाँ पे नहीं है, और एक सिंपल अंदाज में यहाँ पे लिख दिया गया है। माँ के हिस्सों को यहाँ पे सारा लिख दिया गया है। यहाँ पे आप सारे हिस्सों को देख सकते हैं। तकरीबन 8-10 स्कॉलर्स ने इसको रिव्यू कर लिया है, और सबकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स है कि ये किताब जो है आसान ज़ुबान में है, आम फहम है, लोगों के लिए समझने के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर इस सब की जो ग्रुपिंग की गई है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि ये एक ग्रुप पूरा हो गया, तो इसको हमने राइट में ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि औलाद मैयत कोई भी हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पोता हो या पोती हो, माँ को तरके में छठा मिलेगा। ये एक केस हो गया। इसी तरीके से सेकंड केस कि अगर मैयत की कोई औलाद ना हो तो माँ को कितना मिलता है, 1/3 मिलता है। ये सेकंड केस हो गया। पर थर्ड केस ये कहता है कि पर भाई बहन हो, किसी भी तरह के सगे हों, सौतेले हों या हो अखियाफी, मगर हों दो या दो से ज़्यादा, माँ को तरके में छठा मिलेगा। अगर एक ही उनमें से कोई, माँ को तरके में तिहाई मिलेगा। तो ये एक अलग रूल पूरा ड्राइव हो गया। ये जो रूल है, ये रूल मैंने पहले लिखा नहीं था, बट जब वो हमने इसको टेस्ट के लिए भेजा स्कॉलर्स के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो रूल ड्राइव हाँ तो किया जौजैन का है कि है। जौजैन का है। हाँ, जोजैन का है, जिसमें आपके पास हस्बैंड थे। ये शेयर ऑफ मदर है जो पढ़ा जा रहा है, शेयर ऑफ मदर है। जी हाँ। यहाँ पे अगर हस्बैंड मौजूद हो और या वाइफ मौजूद हो और साथ में फादर और मदर मौजूद हो, तो ये भी इसको डाल दिया जाए। तो ये चूंकि जब मल्टीपल लोगों को आप दिखाते हैं तो फिर मल्टीपल राय आती हैं, तो फिर इसको भी यहीं पर ही ऐड ऑन कर दिया गया कि अगर औलाद मैयत कोई ना हो पर माँ बाप हों शौहर या बीवी के साथ, तो माँ को बकाया में तिहाई मिलेगा और वालिद को बकाया में 2/3 मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ के भी सारे हिस्से इसमें कंसीडर कर लिए गए। कहाँ कहाँ पे रेफरेंसेस हैं, ये सारे रेफरेंसेस डाल दिए गए। इसी तरीके से सारी नज़मों को लिख दिया गया है। इसको आप पूरी तरीके से नज़म तो नहीं कहेंगे, आज़ाद नज़म बोल सकते हैं, क्योंकि मैं उसका इल्म नहीं रखता हूँ, बट ये कि एटलीस्ट जो हिस्से हैं, शेयर्स हैं, उसको आसानी के साथ में अल्लाह ताला ने ये लिखवा दिया ताकि छोटे छोटे बच्चे भी इसको आसानी से याद कर पाएंगे। सबसे अच्छा जो है पोता पोती के अच्छी तरीके से लिखा गया। हकीकी भाई बहन का भी बड़े अच्छे अंदाज में लिखा गया है। सारे शेयर्स इसके अंदर आ गए हैं। तो जिन जिन भी स्कॉलर्स की जो जो व्यूज़ थे कि भाई इसमें इसको ऐड किया जाए, तो हर एक को देखते हुए सबको फिर इसको भेज दिया गया है, और सबकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया है। तो इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर ये प्रिंट में चली जाएगी। कोशिश करें नया जो हमारा जो बैच शुरू होगा उसके लिए हम आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म आपके ग्रुप में भी डाल देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आगे फॉरवर्ड करें। 26 जनवरी में हमारा नया बैच शुरू होगा, तो इसकी रिक्वेस्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते से विद इन दी वीक जो है आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, ताकि आप आगे लोगों को फॉरवर्ड कर दें। दूसरी बात ये उस्ताद ये कहनी। बुक, जी। जी मैं पूछ रही थी उस्ताद, ये बुक किसी ऑल इंग्लिश में या हिंदी में नहीं है? कि मेरा मन तो था मगर मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। नहीं तो ये तो मैं क्या करूंगा इसका, इंशाल्लाह मैं इसको जो है अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड वो बना दूंगा, इसके वीडियोस बना दूंगा, तो आसानी हो जाएगी। फिर आप उसको जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है ना, रोमन जी। टाइप में लिखा जा सकता है, कोई इंग्लिश में। भाई यहाँ पर सगी हो या सौतेली तो आप उसको ही इंग्लिश में लिख सकते हैं, सगी हो या सौतेली। बहन हो अगर अकेली, तरके में उसको आधा मिलेगा। सगी हो या सौतेली। अच्छा उस्ताद, जो आपने एक बुक पहले भेजी है हमको व्हाट्सएप ग्रुप में, उससे इस किताब में कितना फर्क है? ये आपने जो शेयर करी है हमें पहले, ये जो किताब अभी है ये तो आपको शेयर ही नहीं की गई है किसी को। जो उससे इसमें क्या है? इसमें और नहीं, एडिशनल क्या चीज है इस नहीं किताब में? एडिशनल एडिशनल इसमें कुछ नहीं है। वहाँ पे जो शेयर्स लिखे गए हैं वो डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं। यहाँ पे एक नज़म की तरह लिख दिया गया है। इसको बच्चे याद कर सकते हैं, मदारिस के बच्चे याद कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वो किताब तो है इंग्लिश में, वो तो हम हाँ, रिफर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही सेम सेम ही किताब है, बट उसको एक जी। नज़म की शक्ल में लिख दिया गया है ताकि आम फहम हो जाए। क्योंकि जिसको जिस फन में दिलचस्पी हो, कोई इंग्लिश में समझना चाहता है इंग्लिश में समझ ले, उर्दू में समझना चाहता है उर्दू में समझ ले, फिलहाल समझ ले, कहने का मकसद ये है।
तो इसमें भी सारी की सारी वही बात नहीं, कोई नई बातें नहीं है, बट ये है कि ये बच्चों की जुबान पे अगर आ जाएगी, बच्चे स्टार्टिंग में याद कर लेंगे, मदारिस के लोग एटलीस्ट आपको पहले वो शेयर्स तो याद हो ना कि किसके कितने शेयर हैं, फिर आप उसका कैलकुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो मैं ये बता रहा था 26 तारीख में नया बैच इंशाल्लाह शुरू होगा, उसके लिए आप लोग कोशिश कीजिए, हर एक जुट जाइए ताकि मिशन आगे तेज़ी से बढ़ सके, और आप लोग प्रॉपर तरीके से सीखिए ताकि मेरे ऊपर लोड कम हो, ताकि आगे 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 आने वाले अगर बैच बढ़ते हैं तो हम वो बैच आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दें कि मैं बैच जो है अनवर नहीं आप लोग लेंगे। आखिरी बात ये करनी थी कि हम आपको जो लोग एग्जामिनेशन देंगे, जितने भी लोग एग्ज़ाम देंगे इसका, जो कि हम टेस्ट पेपर रखेंगे, तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट ये, जो लोग चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो से सुन रहे हैं, वो अपना नाम, उनके नाम की सही स्पेलिंग क्या है, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका स्टेट क्या है, दो चीज़ें हमें वहाँ पे भेज दें कि वो कौन से स्टेट से हैं और उनका नाम क्या है, स्पेलिंग ठीक, ताकि वो जो है हम सर्टिफिकेट के अंदर डाल सकें। और जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके मार्क्स कितने वो आपको भेज दिए जाएंगे, और फिर सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। सर्टिफिकेट में मार्क्स नहीं लिखे जाएंगे, ये लिखा जाएगा कि आपने 15 घंटे की एक ट्रेनिंग यहाँ से की, बस इतना सा लिखा जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है कि ताकि भाई ये सर्टिफिकेट आप किसी को शो करेंगे तो फिर उसको भी एक शौक पैदा हो कि भाई चलो एक सर्टिफिकेट मिलता है। बाकी तो नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको आएगा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, होमवर्क आपको दे दिया गया है, उसको विद पूरा सर हफ्ता एक दो आपके तीन पास। बातें और थी। जी जी फरमाएं। एक बात तो ये कि ये जो उलमाए कराम से इस पर मशावरत के बाद में, तजावीज़ के बाद में इसको फाइनल किया गया है, उलमाए कराम ने जो देखा है वो पीडीएफ शेप में देखा है या आपका मैनुअल स्क्रिप्ट देख कर लिखे हैं वो लोग? PDF। हाँ, पीडीएफ अगर देखा होगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि उसमें कुछ प्रिंट में बाद वक्त कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उलमाए सबने कराम उसको भी ठीक कर लेते हैं। हाँ सब ने PDF ही किया है, क्योंकि मसला ये है कि कहाँ कहाँ आप भेजेंगे। ये आपके पास भोपाल भेजा गया था, ये जामियतुल फलाह भेजा गया है, ये दिल्ली में भेजा गया है एक मुफ्ती साहब के पास, ये बेंगलोर भेजा गया है, और ये मदीना मुनव्वरा भोपाल भेजा। रईस साहब के पास भेजे थे क्या? हाँ जी भेज दिया रईस खान रईस। साहब। जी रईस साहब का ही ये सारा है, रईस साहब का व्यूज़ जो हैं ये मौजूद हैं, तो सबके व्यूज़ डाल दिए गए हैं यहाँ पे। रईस खान। हाँ ताकि एक वेटेज बढ़ जाए, क्योंकि बिना इनके वेट नहीं हो सकता, क्योंकि लोग पढ़ते हैं तो हम कितना भी हम पढ़ा लें या आप पढ़ा लें, आम जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि उलमा इकराम से ही सवालात को पूछा जाए। पूछा जाता सिर्फ है। हम तो एक कैलकुलेशन बेस्ड पढ़ा रहे हैं, बाकी जो पेचीदा मसले होते हैं, किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, उसने घर बना लिया, उसने छत बना ली, उसने दुकान बेच दी, तो फिर इसके लिए कोशिश करें कि भाई आप उलमा इकराम की तरफ ही रुजू करें। हम तो एक क्लियर कट कैलकुलेशन बता सकते हैं कि अगर कोई पेचीदगी नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन किया जाए, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेन है। अगर इतना भी लोगों के पास आ जाए तो इंशाल्लाह ये फिर पेचीदगी नहीं होगी। इंशाल्लाह। और एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहेंगे? एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहेंगे, मेरे ख्याल से 15-20 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। कैलकुलेशन करने के बाद आप उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पे टिक करके भेजेंगे। मुझे और लगेगा टाइमिंग कम है तो मैं टाइमिंग 3 घंटे कर दूंगा, बट सेम ही डे करना है ताकि एटलीस्ट थोड़ा ये रहे कि हाँ एग्जामिनेशन हो रहा है। जी, जी उबैद साहब क्या कहना चाहते हैं? एक और खास जी बात ये थी जी। जी 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 उबैद साहब। जी मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। जी जी इसमें फरमाएं। तो पहले एक था, जैसे आपने बताया कि इसका प्रिंटिंग का कॉस्ट जो 1000 का 10 रुपीज पर कॉपी आ रहा है, जी जी जी। तो इसमें से हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम कुछ भी करें, 10 कॉपी का करें, 20 कॉपी जी का करें, देखिए होगा क्या कि बूंद बूंद से सागर बनता है। जी 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 या तो जी। आप ही करें, खुद प्रिंट कराएंगे तो एक की कॉस्ट आपको फिर तीस नहीं, वो चालीस तो रुपए बहुत देनी ज्यादा आ पड़ेगी, जाएगा ठीक जी, है वो ना। तो बहुत ज्यादा आ तो जाएगा। चूंकि वहां पे किताबें छपती रहती हैं इसलिए आसानी जी आपके पास है, तो ये प्लस जी पॉइंट हो सकता है। तो मैं जी आपको वो भेज दूंगा सबको, कौन कौन सी किताब जी प्रिंट हो रही है, जो कराना चाहते जी। हैं तो वो करा सकते हैं। और और जो लोग दूसरी, यहाँ आसपास रहते हैं या किताब मंगाना चाहते हैं, तो वो किताब यहाँ से मेरे ऑफिस से जो एड्रेस है यहाँ से मंगा सकते हैं, क्योंकि मैं जी ऑफिस जाके उसको कोरियर करूँ इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं होता। जी जी जी। हाँ जी। दूसरी बात यह था कि जो एग्जाम का जो टाइम रहेगा मेरे ख्याल से 9:30 कीजिए, क्योंकि अगर 2.5 घंटा 3 घंटा होता तो ये काफी लेट हो जाएगा। हाँ 9:30 पे ही एग्जामिनेशन नहीं, करा। 9 कर दीजिए तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से उस दिन। बाकी चलिए कोई 9:30 बात से। नहीं, तो हम ऐसा कर देंगे कि हम उस हाँ तो हम उसके